हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल वर्तमान दिनांक जोड़ने के लिए किया जाता है। ये सवाल लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा गया है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर जो आपकी डेट है, जो वर्तमान आपके दिनांक है, उसको आप डालना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी आपको प्रेस करना पड़ता है। यानी जो करंट डेट है, अगर हम उसे इंसर्ट कराना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो हम कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सभी को जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है और जो साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सेशन को भी शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम आगे होने वाला है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला। कंट्रोल के साथ में आपको सेमी कॉलन वाला जो की होता है वो प्रेस करना है। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन की प्रेस करते हैं तो क्या होगा, आप जिस भी सेल में आपका कर्सर होगा, यानी जो एक्टिव सेल होगी वहाँ पर डेट आ जाएगा। एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है, जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपको कॉलम एंड रोज दिखाई देंगे और जो सेल एक्टिव होती है, जिस पर थोड़ा बॉर्डर आपको दिखाई देगा, थोड़ा हाईलाइट रहेगा सेल, तो ये एक्टिव सेल मानी जाती है। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन वाला की प्रेस कर देना है तो करंट डेट आपका इंसर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर आपके एग्जाम में इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं और ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो यहाँ पर एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। इसका जवाब सभी बच्चों को बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला सवाल है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, बट कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि भाई वाईफाई का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार पूछता है कि वाईफाई पासवर्ड की लेंथ क्या होती है, मिनिमम लेंथ क्या होती है। ये सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर वाईफाई का मतलब क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का आंसर आपको देना है। पूछा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्यूआर कोड का मूल्यांकन अथवा स्कैन किया जाता है। अब देखिए, क्यूआर कोड से संबंधित भी सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। जैसे क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो क्विक रिस्पॉन्स कोड ये होता है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म। ये कब डेवलप हुआ था, 1994 में, 1994 में ये डेवलप हुआ था डेंसो वेब नाम की कंपनी के द्वारा। ठीक है, डेंसो वेब कंपनी थी, इसके द्वारा 1994 में डेवलप किया गया था। व्यक्ति का नाम था मासाहिरो हारा, यानी मासाहिरो हारा के द्वारा डेंसो वेब कंपनी में, जो कि एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी है, इस कंपनी में 1994 में क्यूआर कोड को स्कैन किया, क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। ठीक है, अब यहाँ जो क्यूआर कोड है इसका मूल्यांकन अथवा स्कैन कैसे होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर कैमरा से होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी आप कैमरे से उसे स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल फोन से भी आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। वन टाइम पासवर्ड कितने समय के लिए वैध होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। पूछा है कि एक वन टाइम पासवर्ड कितने समय के लिए वैध होता है, यानी वैलिड होता है, कितने समय के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी एग्जाम में आता है और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट के होता है, बट अलग अलग कुछ एजेंसीज के द्वारा इसका टाइम लिमिट जो है वो कम ज़्यादा भी किया गया है, मतलब कम ज़्यादा भी हो सकता है। बट आपके एग्जाम में जो सवाल बनता है और अगर उसमें ये पूछा जाता है कि एक जो ओटीपी है उसका टाइम कितना हो सकता है, कितने समय तक वो वैलिड रहेगा, तो आंसर में आपको 10 मिनट ही ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसी को आपको करेक्ट करना है।
अगला सवाल है, निम्न में से किस मेनू में ट्रैक चेंज विकल्प मौजूद होता है? ऑप्शन यहां पर कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, ट्रैक चेंज विकल्प किस मेनू के अंदर होता है? ट्रैक चेंज का विकल्प कहां पर होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को जवाब करना है। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिट मेनू के अंदर होता है। ट्रैक चेंज का जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, वो कहां होता है? एडिट मेनू के अंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 197 कम्युनिकेशन का संबंध है। 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है? पेटीएम, फोन पे, गूगल या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए 197 कम्युनिकेशन का फाउंडर भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका अगर फाउंडर की बात करें तो विजय शेखर शर्मा है। विजय शेखर शर्मा। अब विजय शेखर शर्मा आप सब जानते हैं पेटीएम के भी फाउंडर हैं। ठीक है, पेटीएम, विजय शेखर शर्मा जो है वो आपके पेटीएम के भी फाउंडर हैं। तो यहाँ 197 कम्युनिकेशन का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन पहला हो जाएगा पेटीएम से है, यानी इसका संबंध पेटीएम से है। और अगर आपसे पेटीएम के फाउंडर पूछते हैं या फिर 197 कम्युनिकेशन के फाउंडर पूछते हैं तो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है? विजय शेखर शर्मा ही करना है, यानी आंसर में विजय शेखर शर्मा ही आपको बताना है। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन ही है, यानी 197 कम्युनिकेशन जो है वो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। अगला सवाल है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पैन का फुल फॉर्म यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। बताइए पैन का क्या मतलब हो जाएगा? पैन का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब देखिए, एक तो पैन क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, बट यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ दिया है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट एड्रेस नंबर, पब्लिक अकाउंट नंबर, इसमें से कोई नहीं। तो पहला हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन कार्ड की बात यहाँ हो रही है, यानी पैन जो कार्ड होता है आपका, पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये आपका एक स्थायी नंबर होता है, स्थायी खाता संख्या होता है। और पैन कार्ड जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ईवी एग्जाम में काफ़ी पूछ रहे हैं आजकल। पैन कार्ड में जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं? तो 10 डिजिट का पैन कार्ड आपका होता है, 10 अंकों का पैन कार्ड होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एमोलेड का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पर एमोलेड का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ये डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है। अब यहाँ जैसे आपके एलसीडी होता है, जैसे आप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, एलईडी होता है, उसी प्रकार से एक एमोलेड डिस्प्ले होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। याद रखना है, एमोलेड का मतलब है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नंबर द्वारा गुम हो गए मोबाइल को प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, यानी कोई भी मोबाइल खो गया है, उसको प्राप्त करने के लिए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किस विधि के द्वारा? IMEI से, या GPS के द्वारा, या सिम नंबर के द्वारा, या मोबाइल नंबर के द्वारा? तो यहाँ पर सही जवाब आपको देना है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्न में से किस नंबर द्वारा गुम हो गए मोबाइल को प्राप्त किया जा सकता है? राइट आंसर आपको देना है। देखो, जब हमें, वैसे तो हम IMEI नंबर और GPS दोनों के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कोई बोथ का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ना ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाना है, IMEI नंबर। आपके मोबाइल फ़ोन में एक IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये एक नंबर होता है। तो IMEI नंबर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी GPS के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं, और GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं आपसे। तो GPS का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ दोनों का ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए आपको IMEI नंबर पर ही जाना है। और सिम नंबर का मतलब क्या होता है? सिम का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। सिम का मतलब क्या होता है? सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये फुल फॉर्म होता है सिम का। तो सभी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है।
लिब्रे ऑफिस में ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं है। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम चैनल पर जो भी फुल फॉर्म के वीडियोज हैं या फिर कोई लिंक है वेबसाइट का, वो हम वहाँ भेजते रहते हैं। तो हम आपके लिए वहाँ पर भेज देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या जो भी प्रीवियस क्लास इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो क्लास आपको हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को सभी ज्वाइन कर लेना। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी, ठीक है, CCC वाईफाई स्टडी सर्च करके आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं है, ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रांजिशन, अब ये सवाल है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से और कह रहा कौन सा ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं है, इफेक्ट नहीं है, मीन ट्रांजिशन कौन सा है ही नहीं। तो अगर आपने कभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को समझा हो तो आप देखोगे वहाँ जब ट्रांजिशन में आप जाते हैं और ट्रांजिशन इफेक्ट देखोगे तो उसमें डायगोनल भी होता है, उसमें फ्लाइन भी होता है, उसमें डिजॉल्व भी होता है, उसमें मर्ज नहीं होता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कोई ट्रांजिशन का इफेक्ट नहीं है। बाकी डायगोनल, फ्लाई इन, डिजॉल्व और भी बहुत सारे होते हैं। एक बार इसको पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना। और इस पर हमने क्लास भी कराया जिसमें हमने डिटेल में समझा रखा है कि इसमें कौन कौन से होते हैं। बाकी आगे कोई क्लास कराएंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आपके ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, वहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, राइटर और कैल्क की क्लास आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्रिप्टोग्राफिक में सिफर टेक्स्ट है, यानी जो क्रिप्टोग्राफिक है उसमें सिफर टेक्स्ट क्या होता है। या कई बार ऐसे पूछें कि भाई सिफर टेक्स्ट क्या होता है, तो सिफर टेक्स्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर सिफर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिफर टेक्स्ट का मतलब हो जाएगा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा उसको कहते हैं सिफर टेक्स्ट, यानी जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है वो सिफर टेक्स्ट होता है। और प्लेन टेक्स्ट कैसा होता है, प्लेन टेक्स्ट जो आपका इनक्रिप्टेड नहीं होता है यानी डिक्रिप्टेड फॉर्म में होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है, कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। आप कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श कर सकते हैं, बताओ। तो सिंपल सी बात है, हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे हार्डवेयर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं, टोटल लेयर आपसे पूछी हैं। कई बार आपसे पूछता है ओएसआई में कितनी लेयर होती हैं, तो इसमें 7 लेयर होती हैं। कई बार पूछता है टीसीपी में कितनी लेयर होती हैं, तो इसमें 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर होती हैं आपकी टीसीपी आईपी में। अब लेयर की अगर बात करें तो नेटवर्क एक्सेस लेयर हो गया, इंटरनेट लेयर हो गया, होस्ट टू होस्ट लेयर हो गया और एप्लीकेशन लेयर हो गया। ये लेयर आपकी 4 होती हैं, ठीक है। अगला सवाल है, विंडोज 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउजर कौन सा है। विंडोज 10 में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउजर आपको देखने को मिलता है। डिफ़ॉल्ट ब्राउजर, जब भी आप विंडो 10 इंस्टॉल करते हो और जैसे ही आप विंडो 10 इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ में एक ब्राउजर भी इंस्टॉल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी अपने आप। वो ब्राउजर का नाम कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो ब्राउजर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का जो वेब ब्राउजर है वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 10 के साथ में इंस्टॉल हो जाता है। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप आते हैं और वहाँ पर पेज ओरिएंटेशन की आपसे बात की जाए कि भाई डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, तो आंसर में क्या करना है आपको, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट होता है। देखिए पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं। जब आप अपनी कॉपी पर लिखना शुरू करते हैं तो आप कॉपी को भी कुछ इस प्रकार से ही रखते होंगे, ऐसे। तो ये जो आपका ओरिएंटेशन है इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। इसको क्या बोलेंगे, ये आपका पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है। अगर इसी कॉपी को आप थोड़ा रोटेट कर दो और इस प्रकार से ले आओ, ऐसे करके इस प्रकार से ले आओ, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे लैंडस्केप मोड। तो ओरिएंटेशन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बट बाय डिफ़ॉल्ट की बात की गई है जो कि पोर्ट्रेट होता है। बाकी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं अपने वर्क के अनुसार, जैसा आपको
लिखना है, डॉक्यूमेंट जैसा तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें सेट कर सकते हैं। अगला सवाल है एएलयू और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से डैश के रूप में जाना जाता है, यानी एएलयू दूसरा कंट्रोल यूनिट, जैसे हम सीयू भी कहते हैं शॉर्ट में। तो एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप से जाना जाता है किसके रूप में? रैम, रोम, पीसी या सीपीयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है? हमारा एक सीपीयू बन जाता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और इसमें एक और यूनिट होता है जिसका नाम होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, तो सीपीयू में एएलयू होता है, सीपीयू में सीयू होता है, सीपीयू में एमयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है। यहाँ पर 2 ही दिए गए हैं, आंसर हमारा डी ही होगा, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार निम्न में से कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस पूछा है। आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट होते हैं उनकी संख्या आपकी होती है 1 से लेकर 0, यानी 1, 0 और 1 होती है। आप ऐसे लिखो, क्या होती है? 0 और 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेस है इसका आधार है वो कितना हुआ? 2 हो गया। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आधार होगा, जो बेस होगा, वो कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछें ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस बताओ, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक के डिजिट होते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने डिजिट हो गए? 0 भी काउंट करोगे तो 8 हो गए। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछें डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं। इसका बेस कितना बनेगा? 10 बन जाएगा। टोटल अंक कितने होंगे? 10 होंगे। इसी प्रकार से अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या हो जाएगा? आपका 0 से लेकर 9 तक का और ए से लेकर एफ तक के इसमें लेटर होते हैं। कुल मिलाकर के 16 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेस होगा वो 16 का हो जाएगा। अगला सवाल है GOB.in किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, GOB.in को कौन उपयोग कर सकता है? किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है? 20 में आपसे पूछा है GOB.in को किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है .gov.in। तो जहाँ .gov.in जो डोमेन होता है वो अगर .gov.in से मतलब लास्ट होता है, उसका अंत होता है, तो .gov.in का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, और ये इन का मतलब हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करना है। निम्न में से लिनक्स के निर्माता कौन है? लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओएस है, और इस ओएस के निर्माता आपसे पूछे हैं, इस ओएस के फाउंडर आपसे पूछे हैं। ठीक है, यानी लिनक्स के फाउंडर आपसे पूछे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिनस टॉरवाल्ड्स लिनक्स के क्या निर्माता है, फाउंडर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको करना है। निम्न में से डैश के अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, यानी इसमें एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। यूनिक्स, MS ऑफिस, मैक ओएस और लिनक्स। अब इसमें आपको ये खोजना है कि कौन सा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और बाकी सब है। तो देखो यहाँ यूनिक्स भी है, ठीक है, मैक ओएस भी है, लिनक्स भी है, बट यहाँ MS ऑफिस नहीं है। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पर मैक ओएस की बात करें तो ये भी है, ये भी है, बट कौन सा नहीं है? ठीक है, निम्न में से डैश के अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो किसके अलावा? MS ऑफिस के अलावा। निम्न में से विषम को चुनिए। आपको विषम को चुनना है, सेलेक्ट करना है, बताना है। SBI, BOB, PNB, RBI। विषम कौन सा है इसमें? 23 का आंसर आपको करना है। विषम यहां पर हो जाएगा RBI, ऑप्शन नंबर डी। देखो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक, बट RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सभी को गवर्न करती है। यानी यहां पर हमारा जो विषम होगा वो डी हो जाएगा, RBI, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस में मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको हेल्प चाहिए लिब्रे ऑफिस में तो आप कौन सा कुंजी प्रेस करेंगे?
यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। F1 का यूज कर सकते हैं, हेल्प के लिए हम F1 शॉर्टकट कुंजी प्रेस कर सकते हैं। वर्ड प्रेस एक डैश है, मेल सर्विस है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, द सॉफ्टवेयर यूज टू प्रेस द टेक्स्ट। तो यहाँ ऑप्शन 4 हैं, इसमें आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। वर्ड प्रेस क्या है? एक प्रकार का कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला सवाल है G2G क्या है? व्हाट इज G2G? यहाँ पर G2G का मतलब आपसे पूछा है, तो इसका मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन कंप्यूटर पर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। निम्न में से ऐसा कौन सा है जो अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरिफेरल्स या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्रचालन तंत्र जिसे आप कहते हैं हिंदी में। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर कैसे चल सकते हैं, है ना? पहले तो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने वाला कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग क्या डलवाते हैं? मोस्टली आप सब विंडो डलवाते हैं, है ना? तो विंडो क्या है? विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऐसे ही लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, डॉस हो सकता है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी नए हैं चैनल पर आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और आप सभी को रेगुलर क्लास करना है। जितने भी मॉक टेस्ट हैं वेबसाइट पर वो सभी करने हैं। कुछ नए मॉक टेस्ट भी डाले गए हैं, उनको भी आपको लगाना है। अभी हम आपको लिंक शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम पर, जहाँ से आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं अगर आप वेबसाइट पर ढूंढ नहीं पाते हैं। और बाकी बहुत जल्द मॉर्निंग में भी हमने जैसा बोला था क्लास स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी ही मॉर्निंग की क्लास भी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुबह 7:30 बजे। उसको भी देखना है, और जो प्रीवियस क्लास करा चुके हैं उनको भी आपको देखना है। अगर आप खोज नहीं पाते हैं तो हम उसका लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, जहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।